गुड मॉर्निंग। तो इनको तो आप जानते होंगे, ये कौन है? इनको कौन नहीं जानता? ये है राखी सावंत, एक ड्रामेबाज महिला, औरत और एक्ट्रेस इनको कह सकते हैं। धारा 498 ए क्या है और 377 क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये माजरा क्या है, क्यों ये न्यूज़ के अंदर है। दहेज प्रताड़ना के केस में हैरेसमेंट इन आधारों पर तय होता है। शादीशुदा महिलाओं को 4 अधिकार उनको पता होने चाहिए ताकि वो अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको सुरक्षित तरीके से जी सके। तो माजरा क्या है, सबसे पहले तो हम दो देख लेते हैं। तो माजरा ये है कि जो राखी सावंत है, वो दूसरे पति उनके जो आदिल दुरानी जेल में है। राखी ने आदिल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राखी का पति उनका न्यूड वीडियो बनाकर भेजने का आरोप लगा चुकी है। राखी की वकील फाल्गुनी वर्मा भट्ट के मुताबिक आईपीसी की धारा 498 ए और 377 के तहत केस दर्ज किया गया है। आज जरूरत की खबर में जानेंगे कि आखिर 498 ए हमारा मकसद क्या है, कि न्यूज़ के अंदर क्या है। राखी सावंत, हमको राखी सावंत का कोई मतलब है नहीं, देखिए, ठीक है, क्योंकि राखी सावंत से संबंधित जो आईपीसी की धारा है, जैसे 498 और 377, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। क्या इसके लिए क्या सजा तय की गई है, शादीशुदा महिला के पास क्या कानूनी अधिकार है, और 377 के तहत कब केस दर्ज किया जाता है। हमारे एक्सपर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एडवोकेट सचिन नायक और सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट शशि किरण, ठीक है। तो उनसे सवाल किया गया है और वो जवाब दे रहे हैं। सवाल क्या है कि दहेज प्रताड़ना क्या है, ये सभी महिलाओं को जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, और अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। दहेज प्रताड़ना क्या है? पति या उसके रिश्तेदार से संपत्ति या कीमती वस्तुओं के लिए मांग की जाए, उसे दहेज कहा जाता है। भारतीय कानून में इसके तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही अपराध की श्रेणी में है। इसके लिए इंडियन पिनल कोड में सजा का प्रावधान है। दहेज न मिलने पर या दहेज की मांग के लिए बहू को हरास किया जाता है, यानी कि उत्पीड़ित किया जाता है, उसके साथ क्रूरता की जा रही है, तो उसे दहेज प्रताड़ना कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। दूसरा सवाल ये है कि दहेज प्रताड़ना के केस में क्रूरता किस आधार पर तय की जाती है। तो क्रूरता का मतलब यहाँ होता है कि बहू को इतना प्रताड़ित किया जाए कि वो सुसाइड करने की कोशिश करे, वो खुद को जानलेवा स्थिति में पहुंचा दे या उसका शारीरिक तौर पर नुकसान हो जाए, तो उसी को दहेज प्रताड़ना केस में क्रूरता माना जाता है। नेक्स्ट सवाल क्या है कि किस सेक्शन के तहत दहेज प्रताड़ना की सजा तय होती है। इसके लिए इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए मौजूद है। ऐसे केस में पति के अलावा परिवार के अन्य लोगों पर भी एक्शन लिया जाता है। यह बात भी याद रखें कि कभी भी अकेले 498 ए लगाकर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। तो ये स्पेशल है। कथन में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है कि 498 लगाकर एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल अकेले 498 ए लगाकर एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। इसमें दहेज निषेध अधिनियम के सेक्शन 3 और 4 के आधार पर भी प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। नेक्स्ट है दहेज प्रताड़ना सजा के लिए कितनी सजा का प्रावधान है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या देने, इसके लेन देन के साथ देने वालों को 5 साल की जेल होगी। इसके साथ 15,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दहेज के लिए मारपीट करने पर, कीमती चीज़ों की मांग करने पर आईपीसी की धारा 498 के तहत सजा मिलती है। इसके लिए 3 साल का जेल और 3 साल की जेल और जुर्माना होता है। अगर पति और ससुराल वाले स्त्री धन को सौंपने से मना करते हैं, तब 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। तो अलग अलग सेक्शन, अलग अलग सिचुएशन, कंडीशन, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अलग अलग सजाएं मौजूद हैं आईपीसी के तहत। इसके अलावा क्या सवाल है नेक्स्ट, क्या दहेज प्रताड़ना की एफआईआर सिर्फ शिकायत करने भर से दर्ज हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शिकायत करने पर ही दहेज प्रताड़ना की जो एफआईआर वो दर्ज हो जाएगी। उसके लिए आपको पुलिस दोनों पार्टियों के बीच में एक समझौता कराने की कोशिश करती है। उनका मकसद होता है कि दोनों तरफ से समस्याएं सोल्व हो जाए और पुलिस केस करने की नौबत ना आए। अगर यह समझौता करने का प्रयास सफल नहीं होता, पति के खिलाफ पत्नी एक्शन लेना चाहती है, तब केस दर्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर पति और ससुराल वाले स्त्री धन को सौंपने से मना करते हैं, तो ये अपन ने देख ही लिया है, एफआईआर नहीं होगी, ठीक है। किस आधार पर नहीं होगी, क्योंकि पहले तो समझाते हैं, और अगर ये समझौता सफल नहीं होता है तो उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। दहेज हत्या क्या है। तो धारा 304 बी के तहत होने वाले अपराध को कानून की भाषा में दहेज हत्या कहा जाता है। इसके तहत आईपीसी 1860 में 1986 में जोड़े गए इस प्रावधान के अनुसार विवाह के 7 साल में किसी महिला की जलने या किसी दूसरी तरह से शारीरिक चोट के अगर मौत हो जाती है, तो ये दिखाया जाता है कि मरने से पहले पति या ससुराल वालों ने मारपीट की होगी, दहेज की मांग की थी, उसे दहेज हत्या माना है।
ठीक है। तो ये जो 304 बी है आईपीसी की, वो विवाह के 7 साल तक, ठीक है, मतलब 7 वर्षों तक मान्य रहती है। ठीक है। राखी केस में दहेज प्रताड़ना के बाद उनके पति आदिल पर आईपीसी की धारा 377 भी लगाई गई है। अब उससे रिलेटेड कुछ जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि 498 ए और 304 बी तो अपन ने जान ली है। अब 377 भी जान लेते हैं। इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा 377 किस लिए होती है वो भी देख लेते हैं। इस सेक्शन का टाइटल ही इंडियन पिनल कोड में अननेचुरल ऑफेंस रखा गया है। कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक तौर पर संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाती है। यह एक अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस अपराध के लिए सजा क्या तय की गई है वो भी देख लेते हैं। अननेचुरल सेक्स यानी कि अप्राकृतिक यौन संबंध करने वाले अपराधी को आजीवन जेल या 10 साल की सजा हो सकती है। आजीवन का मतलब होता है, ठीक है, 14 साल तक। तो उम्र कैद होता है 14 साल, और आजीवन का मतलब होता है जब तक वो जीवित है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है और कई बार जेल और जुर्माना दोनों की सजा मिल सकती है। नेक्स्ट सवाल है, क्या शादीशुदा महिला पति पर अननेचुरल सेक्स का आरोप लगा सकती है? तो जवाब है लगा सकती है। कई बार इस तरह का आरोप भी गलत साबित हो जाता है। दरअसल भारतीय कानून के मुताबिक पति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ज्यादातर केस में फेक 377 की शिकायत दर्ज करवाई जाती है ताकि पति को बेल न मिल सके। केवल पेनिट्रेशन होना ही इस तरह के केस को साबित करने के लिए काफी होता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है यानी कि यौन संबंध स्थापित हो जाए। राखी सावंत तो राखी सावंत है, क्या पता उनका दिल पसीज जाए और आदिल को माफ कर दे, तब उनके पास कानूनन क्या ऑप्शन है? तो यह जानते हैं 3 सवालों के माध्यम से। क्योंकि राखी सावंत को आप जानते हैं वो ना तो इधर की है ना उधर की है, मतलब बिन पेंदे का लोटा आप उनको कह सकते हैं, ठीक है, मजाक के तौर पर। क्या पता राखी सावंत की फैन को बुरा लग जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, अगर राखी आदिल के साथ वापस रहना चाहती है तो वो केस पे वापस लेना चाहती है तो उसके लिए किन बातों को ख्याल रखना, यानी कि प्रोसेस क्या है? अगर केस करने वाला और जिस पर केस हुआ है दोनों के बीच समझौता हो जाए तब वो केस वापस ले सकते हैं। और प्रोसेस को ऐसे समझे जैसे मान लो सीआरपीसी की धारा 320 के तहत कोर्ट में एप्लीकेशन दी जाएगी। किसके तहत? 320 के तहत, सीआरपीसी की, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत। इस एप्लीकेशन में कोर्ट को बताया जाता है कि दोनों पक्ष के बीच समझौता हो गया है, इसलिए इस केस को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ कई मामलों में कोर्ट खुद भी केस रद्द कर सकता है। तो वो कौन से मामले हैं जिसमें केस वापस नहीं किए जा सकते हैं? जब अपराध गंभीर होता है, सजा 3 साल से अधिक होती है, तब अपनी मर्जी से केस वापस नहीं लिया जाता है, और ये सभी मामलों में लागू होता है। अगर सजा 3 साल से अधिक की है तो केस वापस लेने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अगला सवाल है कि अगर अपराध गंभीर है, इसके बावजूद 2 पार्टी समझौता करना चाहती है, ऐसे में क्या केस वापस लिया जाएगा? अगर दोनों पार्टियों में समझौता हो जाता है और वे दोनों केस खत्म करना चाहते हैं तो हाईकोर्ट में अर्जी दी जाती है, वही इस बारे में फैसला होगा, ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अपन को इस ड्रामे से कोई लेना देना नहीं है। अपन को तो 2 धाराएं जाननी थी, एक तो 498A और एक 377। अब कुछ नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है, जो जानना बहुत जरूरी है। दहेज प्रताड़ना के केस में हैरेसमेंट इन आधारों पर तय होता है, जैसे बहू से किसी तरह की गैर कानूनी डिमांड की जाए, हर वक्त दहेज में पैसे, महंगी कार मायके से लाने का दबाव बनाया जाए, उसे प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज मायके से लाने को कहा जाए जिसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं, चलते फिरते दहेज न लाने, कम लाने के लिए ताना दिया जाता है, खाना पीना बंद कर दिया जाए और मायके बार बार पैसे लाने के लिए भेज दिया जाए। ये दहेज प्रताड़ना के केस में हरेसमेंट के जो आधार हैं वो ये आधार माने जाते हैं। शादीशुदा महिलाओं को 4 अधिकार पता होने चाहिए, और ये तो पता होने ही चाहिए क्योंकि आजकल जागरूकता का दौर है, ठीक है। तो महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा अगर आप ऐसी किसी समस्या में पड़ना नहीं चाहते हैं तो। दहेज प्रताड़ना आईपीसी की धारा 498A के तहत महिला पति या ससुराल वालों की प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है, जैसा कि अभी अपने पिछले कुछ स्लाइड के अंदर पढ़ा। घरेलू हिंसा, पति या ससुराल वाले महिलाओं को शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, सेक्सुअल, ठीक है, या फाइनेंशियल तरीके से प्रताड़ित करते हैं तो वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। नेक्स्ट है संपत्ति का अधिकार। साल 2005 में सक्सेशन एक्ट 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत शादीशुदा महिलाएं भी अपने माता पिता की संपत्ति में अधिकार होता है। अबॉर्शन का अधिकार, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के तहत कोई भी महिला गर्भ में पल रहे बच्चे को पति या ससुराल वालों के सहमति के बगैर अबॉर्ट करवा सकती है। तो ये प्रमुख जो अधिकार है शादीशुदा महिलाओं को, ये आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं और अगर आप फ्यूचर में कभी शादी करो तो भी आपको ध्यान होना चाहिए।
लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने अधिकारों की जानकारी तो होनी ही चाहिए। पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।